पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है। यह 2023 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? इसका डिफिनेशन आप दो लिख सकते हैं। एक तो एक न जो फार्मूला है उससे लिखे, पहले आपको फार्मूला वाला बताता हूँ जो आसान है। देखिए, tan का मतलब यहाँ पर आपका है, tan है आपके पास, फिर cos थीटा, tan थीटा और है और क्या जी cos थीटा। tan का मतलब आपको पता है स्पर्श ज्या होता है, cos थीटा मतलब कोज्या होता है। ठीक है, तो आपका है क्या कि आप याद रखेंगे कि स्पर्श ज्या के कोण, क्या सुना आपने, स्पर्श ज्या के कोण और कोज्या के कोण के अनुपात को आभासी नमन कोण कहा जाता है। स्पर्श ज्या के कोण और कोज्या के कोण के अनुपात को आप आभासी नमन कोण कहा जाता है। या आप ये भी याद कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तल से अल्प ऊपर जो कोण बनता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तल से थोड़ा ऊपर जो कोण बनता है ना, उसे आभासी कोण बनते कहते हैं, आभासी नमन कोण कहते हैं। इसे tan डेल्टा डैश सी कहता था, tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा अपन क्या होता है दोस्तों, cos थीटा। दूसरा हमारा अब प्रश्न है, चुंबकीय विभव से आप क्या समझते हैं, या चुंबकीय विभव क्या है? तो है क्या दोस्तों कि कार्य और ध्रुव प्रबलता के अनुपात को, देखिए दोस्तों, इस पे फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। डब्ल्यू मतलब कार्य, एम मतलब ध्रुव प्रबलता। तो कार्य और ध्रुव प्रबलता के अनुपात को चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे Vp से सूचित किया जाता है, अर्थात Vp बराबर W/m। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल पर एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल पर एम्पियर पर मीटर। क्यों दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है और ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर एम्पियर पर मीटर होगा। आप स्क्रीनशॉट भी दोस्तों लेते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? तो वैसा तरंग जिनका संचरण की दिशा तल के लंबवत होती है, वैसा तरंग जिनका संचरण की दिशा तल के लंबवत होती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और इसके गुण भी लिखें, दोनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो यह इनका गुण निम्नलिखित है। ये पहले बात तो ये तल के लंबवत गमन करती है। दूसरी बात, यह प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग होती है और यह प्रकाश के वेग के साथ गमन करती है। ये निर्वात में भी गमन करती है। और बात दे सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट बार बार लेते रहेंगे, हमें कहना नहीं पड़े। अब है दोस्तों एक अच्छी क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा का महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें और इनके बीच संबंध को स्थापित करें तथा वर्ग माध्य मूल मान के व्यंजक भी प्राप्त करें। ये दोस्तों 5 मार्क्स वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रतिवर्ती धारा का महत्तम मान का डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए दोस्तों, डिफिनीशन को पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए कि प्रतिवर्ती धारा आवर्ती रूप से बदलता है। प्रतिवर्ती धारा आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट है, आवर्ती रूप से बदलता है, जिसमें पहले पर चक्कर में क्या होता है, धारा का मान धनात्मक और दूसरे शेष आधे चक्कर में ऋणात्मक होता है। पहिलका चक्कर में क्या होगा, धनात्मक होगा और शेष आधा चक्कर में ऋणात्मक होता है। इस तरह कुल धारा का मान क्या होता है, 0 हो जाता है और इसके औसत मान या महत्तम मान उसे ही कहा जाता है। अतः प्रतिवर्ती धारा का औसत मान या महत्तम मान क्या होता है, 0 होता है, अर्थात IAB इक्वल टू क्या होता है, 0। और इसे सिग्मा दोस्तों IAB से एवरेज किया जाता है। और प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तो है दोस्तों शिखर मान और √2 के अनुपात को प्रतिवर्ती धारा के वर्ग मूल मान कहा जाता है। क्या सुना, शिखर मान और √2 के अनुपात को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। और इसे IRMS से सूचित किया जाता है, अर्थात IRMS बराबर I0/√2। तो I0 जो है ना आपका दोस्तों, वो क्या है, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान है। आगे एक प्रश्न था आपका संबंध प्रतिवर्ती, अब हेडिंग आप डाल कैसे लिखेंगे जैसे उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध। तो मान लीजिए कि माना कि परिपथ में दार्शनिक धारा जो है क्या है, I बराबर I sin ओमेगा टी है। क्या है दोस्तों, I sin ओमेगा टी है। या अब I0 जो है इस क्या है दोस्तों, शिखर मान है। I0 का है शिखर मान। ठीक है, I0 का है शिखर मान है। अब दोस्तों कि IRMS बराबर क्या होता है, √2 I², यह क्या अचर मान है। फिर IRMS बराबर √I² sin² ओमेगा टी पूरी चक्कर के लिए। फिर IRMS बराबर दोस्तों √I² sin² ओमेगा टी। फिर आपका दोस्तों चूंकि होता है क्या कि sin² ओमेगा टी बाई 1/t, तो 1/2 यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, उसके बदले में तो क्या होगा, उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ I0 बढ़ जाएगा और √1/2 बच जाएगा।
तो फिर IRMS पर क्या हो जाएगा, I0/√2 आ जाएगा। तो ये आपके संबंध हो जाते हैं मेन। इसके अलावा IRMS/I0 जो √2 का मान कितना होता है 1.41 होता है, और √2 का मान क्या होता है 1.4 होता है, तो आप मान रख दीजिएगा। तो IRMS का डाटा जो निकल कर आएगा वो क्या होगा 0.71 I0। प्राप्त व्यंजक वर्ग माध्य उन्मान का दोस्तों व्यंजक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो जब दोस्तों है क्या कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और वह प्रकाशीकरण सघन माध्यम विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम ही वापस लौटकर चली जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसका शर्त भी साथ में पूछता है। तो इसका शर्त क्या है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए तथा आपतन कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है। अब दोस्तों क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्रांति कोण कहते हैं, ऐसे IC स्वीकृत है, ठीक है। और इसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होता है और इसका व्यंजक IC बराबर साइन इनवर्स 1/μ होता है, जहां μ क्या है तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और तो उगते हुए या डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसमें प्रेक्षक और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है, अतः क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि लाल रंग जो है कम फैलता है और जो आपका उसका फैलता कम है और सीधी दूर तक ज्यादा देता है। तो सुबह के समय क्या होगा, उस आदमी को लाल रंग ही दिखाई देगा। फिर क्या दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। तो ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार की युक्ति है या डिवाइस है जिसकी सहायता से प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं हो। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन भाई साहब, ऑप्टिकल फाइबर। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो टेलीफोन में, चिकित्सा में, केबल टीवी में, इंटरनेट संचार में इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। C0 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, V मतलब माध्यम प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे n से स्वीकृत अर्थात n बराबर क्या होता है दोस्तों 0/v। निर्वात में प्रकाश चाल क्या आते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और किसी माध्यम का अपवर्तनांक घनत्व और तरंगदैर्ध्य और वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों MCQ के लिए याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता को परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप आवर्धन हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर क्या होता है तो V/U होता है या m बराबर I/O होता है। अब आवर्धन क्षमता हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल M से स्वीकृत है, अर्थात कैपिटल M बराबर FO/FE। अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, तो प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। भाई दोस्तों, प्रकाश तरंग अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण घटना होती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण घटना होती है, जबकि प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन घटना घटती है। अब व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है, जबकि विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान नहीं होता है। व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होता है, जबकि विवर्तन में एक कला स्रोत संबंध होता है। व्यतिकरण में समपोषी और विनाशी व्यतिकरण होते हैं, जबकि विवर्तन फ्रेनल तथा फ्रॉनहोफर का विवर्तन होता है। और दोस्तों तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगों के बीच की दूरी को तरंगाग्र कहते हैं। जैसे तरंग को मतलब दोस्तों है क्या कि जैसे आपने पानी में कभी ईंट मारे होंगे और फिर उस ईंटों में आप गौर किए होंगे कि बारीकी बारीकी से साइड तरह से पानी आपका हटता हुआ दिखाई देता है, तो उसी को तरंग कहता है। उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसी को तरंगाग्र कहते हैं। आसानी से समझ सकते हैं आप। तो तरंगों के बीच की दूरी को तरंगाग्र कहते हैं। इसे लैम्डा स्वीकृत है, जिसका SI मात्रक मीटर होता है, अन्य मात्रक नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 मीटर होता है और एक नैनोमीटर का मान 10⁻9 मीटर होता है। अब है उस्टर जी का नियम क्या होता है, तो आप इसी में tan IP पे याद कर लेंगे। tan का मतलब मैंने बताया स्पर्श ज्या का होता है कौन,
तो किसी म्यू मतलब अपवर्तनांक, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्पर्श जगह कोण के समानुपाती होता है, अर्थात म्यू इक्वल टू tan IP। तो IP बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो गुना वाला भाग में चल जाएगा, तो tan इनवर्स इंटू क्या हो जाए दोस्तों म्यू। पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। पोलराइड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। पोलराइड एक प्रकार की युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। पोलराइड एक प्रकार की युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। अब इस पोलराइड का दोस्तों उपयोग भी लिख लेंगे। पोलराइड का उपयोग, दो उपयोग पूछा था, तो गाड़ी के हेमलेट में करते हैं, रेलगाड़ी के अग्र कांच में करते हैं, वायुयान के कांच में करते हैं। ठीक है, ये उपयोग हो गया। अब रंगीन विवर्तन या त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, तो रंगीन विवर्तन या त्रुटि को दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत रखकर कम किया जाता है। रंगीन विवर्तन या त्रुटि को क्या करेंगे, दो प्रिज्म एक दूसरे के विपरीत रखकर हम लोग कम किया जा सकता है। इस प्रयोग को सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किए थे, सर आइजैक न्यूटन किए थे। इस प्रयोग में इन्होंने श्वेत प्रकाश का भी सत्यापित किया था। अब आगे है प्रश्न हमारा कि प्राथमिक इंधनुष और द्वितीयक इंधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप डब्बा बना के भी लिख सकते हैं और जबकि बना के लिख सकते हैं। तो प्राथमिक इंधनुष और द्वितीयक इंधनुष में निम्नलिखित अंतर है। जब बारिश की बूंदों पर एक बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है, एक बार परावर्तन होगा, दो बार अपवर्तन होता है, तो प्राथमिक इंधनुष बनता है। जबकि बारिश की बूंदों पर दो बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है, तो द्वितीयक इंधनुष बनता है, उसे कहते हैं। प्राथमिक इंधनुष में बैंगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ होता है। एगो अंदर तो एगो बाहर हुई। प्राथमिक इंधनुष में क्या होगा कि लाल रंग बाहर की ओर होता है, और आपका दोस्तों द्वितीयक इंधनुष में लाल रंग अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो खतरे का संकेत के लिए बस एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा ऐसे प्रश्न, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। अर्थात कहने का मतलब कि वो फैलेगा कम, आजाद दूरी तक जाएगा। तो खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अर्थात लाल रंग कम फैलता है और सरल रेखा में अधिक निकलता है, जिससे कारण हमें प्रेक्षक या जिसको भी लाल रंग दिखाई दूर से दिखाई देता है। अब है कार्यफलन। तो दोस्तों कार्यफलन केकरा कहते हैं, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है ना, तो उस सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन द्वारा जितनी सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई 0 सूची कहता है। इसका ऐसा ही मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना आता है, 1.6×19 जूल के बराबर होता है। और तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रा, ये क्या दूरी का मात्रक है दोस्तों, MCQ आता था। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेजर किरण के गुण और उसके उपयोग को लिखे। तो लेजर एक प्रकाश वर्णी होता है। लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है, मतलब एक कलर का होता है। ये अति कला संबंध होती है और ये अति दिशात्मक होती है। अब इसका उपयोग भी पूछा था, उपयोग सुनिए। हीरे के छोटे छोटे छिद्र करने में चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। अब आगे का प्रश्न को देखते हैं। LED क्या है, इसका उपयोग लिखे। आप स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों याद करते रहेंगे आप। LED क्या है, इसका उपयोग लिखे। था LED आपका है क्या, सबसे बड़ी इसका फुल फॉर्म बात देखते हैं तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। मतलब हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये PN संधि डायोड होता है। यह ऊर्जा को कम व्यय करता है, ठीक है ना, एनर्जी कम खपत करता है और इसकी क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग की बात किया जाए तो टीवी में करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, स्विच में करते हैं, अलार्म में भी किया जाता है। आगे का प्रश्न है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों का तरफ कार्य करता है तो उसे अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एगो N टाइप का अर्धचालक होता है, एगो P टाइप का। क्या होता है, एगो N टाइप का, एगो दोस्तों P टाइप का अर्धचालक होते हैं, ठीक है। फिर अर्धचालक आप उदाहरण रखेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, सिलिकॉन जर्मेनियम, ज़्यादा सिलिकॉन ऑब्जेक्टिव में आता है। सौर सेल क्या है, तो वैसा सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे सौर सेल कहते हैं। वैसा सेल जो सौर ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे सौर सेल कहते हैं। सौर सेल एक प्रकार का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होता है। इसमें सोलर प्लेट जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन अर्धचालक लगे होते हैं। मांडुलन तथा विमांडुलन क्या है, तो मांडुलन को पहले देखते हैं।
तो श्रव्य तरंग और वाहक तरंगों के अध्यारोपण की प्रक्रिया को मांडुलन कहा जाता है। श्रव्य तरंग और वाहक तरंगों की प्रक्रिया को मांडुलन कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। मतलब क्या 3 प्रकार? आयाम मांडुलन, काबला आवृत्ति मांडुलन, कला मांडुलन। तीनों का डिफरेंस सुन लीजिए। क्या होगा? जब श्रव्य वाहक तरंगों को जब है क्या दोस्तों कि वाहक तरंगों को आयाम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो उसे आयाम मांडुलन कहते हैं। और जब वाहक तरंगों को आवृत्ति के द्वारा परिवर्तित करेंगे उसे आवृत्ति मांडुलन। और जब वाहक तरंगों को कला के द्वारा परिवर्तित करेंगे उसे कला मांडुलन कहा जाएगा। विमांडुलन दोस्तों, तो मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को विमांडुलन कहा जाता है, अर्थात श्रव्य तरंग और वाहक तरंगों के अलग करने की प्रक्रिया को विमांडुलन कहते हैं। इसे संसूचक भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, विमांडुलन वाला बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI लगाइएगा इसको। अब है क्या दोस्तों, भू तरंग, व्योम तरंग और आकाशीय तरंग क्या है? तो सबसे पहले भू तरंग देखते हैं। तो यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। इसकी आवृत्ति परास जो होती है 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है। क्या मतलब किलो हर्ट्ज? इसका आवृत्ति परास कितना होता है? 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है। और यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसकी आवृत्ति पर मेगा हर्ट्ज से भी कम होती है। इसका जो है प्रसारण आयाम मांडुलन द्वारा होता है। व्योम तरंग, व्योम तरंग देखते हैं हम लोग। तो यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय भी तरंग होता है। इसे यह लघु तरंग भी इसे कहते हैं। और इसकी आवृत्ति प्रायः 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज की होती है। और यह आयन मंडल में परिवर्तित होता है। यह आयन मंडल से परावर्तित होता है, तो आता है। आकाशीय तरंग, तो यह सूक्ष्म विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। कहता है ये सूक्ष्म विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। यह रेडियो तरंग भी होता है, इसे रेडियो तरंग भी कहते हैं हम। और इसका आवृत्ति प्रायः 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। ये टीवी के प्रसारण के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? टीवी के प्रसारण के लिए आवश्यक होता है। और इसका उपयोग संचार सैटेलाइट में किया जाता है। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों। अब है नेत्रिक स्पंदन क्षमता से क्या आप समझते हैं? तो नेत्र जिस बिंदु पर स्पष्ट देख लेता है उसे नेत्रिक स्पंदन क्षमता कहते हैं। इसकी क्षमता 4 डायप्टर होती है, नेत्रिक स्पंदन क्षमता। और इसकी दृष्टि प्राश जो है अनंत होती है। नेत्र की न्यूनतम दूरी की स्पंदन क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है देखने की क्षमता। अब आगे का प्रश्न है कि समपोषी व्यतिकरण के 2 आवश्यक शर्त बताइए। तो प्रकाश समान आवृत्ति और समान आयाम के होना चाहिए। पहला शर्त है प्रकाश जो समान आवृत्ति समान आयाम के होना चाहिए। दूसरा शर्त है प्रकाश जब अध्यारोपित होती है ना तो उसकी तीव्रता अधिक होनी चाहिए। तीसरा शर्त है कि इसका पथांतर λ/2 होना चाहिए। λ/2 से -λ/2 के गुणज होना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न, एक्स किरण का उपयोग बताइए। चिकित्सा विज्ञान में इलेक्ट्रॉन के कक्षा की जानकारी। पहले बात चिकित्सा विज्ञान, दूसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा की जानकारी, तीसरी है लेजर लाइट के निर्माण में, फिर औद्योगिक क्षेत्र में। क्या आपने सुना? चिकित्सा एक्स किरण आप एक्स से करवा देखो याद रहेगा। दूसरा का इलेक्ट्रॉन के कक्षा जानकारी, फिर लेजर लाइट के निर्माण फिर औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। वह बोर परमाणु मॉडल की सीमा या बोर के मॉडल को 2 कमियों को लेकर है। तो आप लिखेंगे निम्नलिखित है, फिर उसको लिखेगा इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण की जानकारी नहीं मिलती है। और इससे स्पष्ट है कि आप इस स्पष्ट स्पेक्ट्रम का भी जानकारी नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण का भी नहीं मिलता है, स्पेक्ट्रम का जानकारी नहीं मिलती है, और तरंग मांडुलन की भी जानकारी नहीं मिलती है। अब तो गामा किरण के गुण देखते हैं। तो गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम होता है। और इसका प्रकाश का वेग साथ गमन करती है, ठीक है ना। गामा किरण ये पेपर में पूछता है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता केकर होता है, तो गामा किरण का होता है। अब बीटा किरण के बारे में देखते हैं। तो बीटा किरण यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है और यह विद्युत चुम्बकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। और इसकी वेदन क्षमता अल्फा किरण से क्या होती है? 100 गुना अधिक होती है। और ये आयनीकरण क्षमता जो है इससे क्या होती है? कम होती है दोस्तों। अब दोस्तों अल्फा किरण के बारे में देखते हैं। तो यह हीलियम नाभि के समान होता है, हीलियम +2 के कारण। और दोस्तों ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रोवाइड करता है। इसकी वेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है। इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है और इसकी चाल सबसे कम होता है। और ये समभारी का निर्माण करता है। किस निर्माण करता है? समभारी का निर्माण करता है। आगे है हमारा प्रश्न दोस्तों, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग को बताइए। शीतलक एवं नियंत्रक छड़ के उपयोग को बताइए। तो शीतलक का उपयोग देखते हैं। तो शीतलक ऊष्मा का अवशोषित करता है, जो एग्जाम्पल में DTO है भारी जल O2 CO2। नियंत्रक छड़ का उपयोग न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने में, एग्जाम्पल ब्रोमीन और कैडमियम के छड़। मंदक का उपयोग न्यूट्रॉन को मंद करने में किया जाता है, जैसे भारी जल DTO ग्रेफाइट।
पाषाण श्रेणी कहता है जो श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पाया जाता है उसे पाषाण श्रेणी कहते हैं। इसका व्यंजक 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर होता है, जहाँ n का मान 4 5 6 होता है। और इसकी आवृत्ति जो होती है ना पाषाण श्रेणी की 820 से 1875 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 820 से 1875 नैनोमीटर होता है। अब आगे हमारा प्रश्न है नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक में अंतर लिखे। तो आप लिखे नैज अर्धचालक अपद्रव्यी अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है, जबकि अशुद्ध अर्धचालक को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। एगो शुद्ध भाई एगो अशुद्ध। इसमें तात्विक अर्धचालक कहते हैं, नैज अर्धचालक को तात्विक अर्धचालक कहते हैं, जबकि अपद्रव्यी अर्धचालक को आणविक अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक उदाहरण है सिलिकॉन, आर्सेनियक, एंटीमनी है दोस्तों, और क्या है गैलियम। और अपद्रव्यी अर्धचालक के इंडियम सल्फाइड है दोस्तों, गैलियम आर्सेनाइड है, GaS। सिग्नल की बैंड की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों सिग्नल की आवृत्ति परास को सिग्नल की बैंड चौड़ाई कहते हैं। सिग्नल की आवृत्ति परास को सिग्नल की बैंड चौड़ाई कहते हैं। और वीडियो सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है, और टीवी सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कहते हैं 6 मेगाहर्ट्ज का होता है। अब दोस्तों है क्या लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट